हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। सो माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल. दिस चैनल इज डेडिकेटेड फॉर ऑल ICSE and ISC class 9, 10th, 11th and 12th students. Now from today I'll be starting a series specially designed for ISC class 11th students. So whether you are preparing for ISC core mathematics or you are preparing for ISC applied mathematics, each and everything will be covered on this channel. So please सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज इस चैनल पे आने वाले समय में मैं आपकी पूरी प्रिपरेशन करा रहा हूँगा टिल द टाइम यू विल हैव योर फाइनल एग्जामिनेशन. राइट तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसा चैप्टर जो क्लास 10th में आपने ICSE में APGP के नाम से पढ़ा था, लेकिन 11th में आते ही उस चैप्टर का नाम हो जाता है सीक्वेंसेस एंड सीरीज. लो इस चैप्टर को हम लोग बिल्कुल बेसिक से करेंगे अप टू बिल्कुल एलिफेंट लेवल तक का करेंगे. सारे क्वेश्चंस करेंगे, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी करेंगे और अप्रोच सीखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो इस क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप जब पूरा देखेंगे, पेन पेपर लेके बैठिएगा, साथ साथ सॉल्व कीजिएगा, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा. और जब आप क्लास करिए तो आप दिमाग खोल के बैठिए, क्वेश्चन करते रहिए. डेफिनेटली ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि आप ना कर पाए, आप इसको मास्टर कर लेंगे अभी के अभी थोड़ी देर में. But before that, I want to also share a news with you that I have a Telegram channel on which I'll be sharing you the Abhyas sheet of this particular chapter and all the upcoming chapters. So सारे ही आने वाले chapters की मैं अभ्यास sheet इस Telegram channel पे by the name of माहेश्वरी classes इसको join कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है. यहाँ पे मैं इसकी पूरी अभ्यास sheet आपको डाल दूंगा. इस अभ्यास sheet के हेल्प से आप सारे क्वेश्चंस अगर आपने उसके कर लिए तो उसके बाद कोई और किताब लगाने की, कोई और बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दैट इज मोर देन इनफ और आपको पूरा मास्टर हो जाएगा ये पर्टिकुलर टॉपिक और आने वाले सारे टॉपिक्स. Right, but before that I also want to tell you, inform you that we are not only just teaching for ISC, we are also teaching you, we are also training people who want to become merchant navy officers in future. So we have a course for people who want to become merchant navy officers just after class 12. So this is the course IMU-CET, in which we are preparing class 12th and IMU-CET students. Then we also have a dedicated course for all ISC class 11th students, in which I am taking the live classes for covering 11th mathematics applied as well as core. The name of the course is Pratham Mathematics for ISC class 12th, class 11. The link is given in the description. So if you want to join this, enroll in this particular course, you can definitely enroll. फायदा ये होगा कि आपको सारी शीट, सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, क्लासेस लाइव रहेंगी. कोई डाउट आता है तो तुरंत के तुरंत डाउट सॉल्व होगा. मैं ही आपको एप्लीकेशन के ऊपर लाइव क्लासेस पढ़ा रहा हूँ. सारी ही क्लासेस मक्खन मलाई होती हैं, डाउट सेशंस होते हैं, रेगुलर इंटरवल पे टेस्ट होते हैं और मॉक्स कराए जाते हैं. हम आपको करियर काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं कि क्लास 12th में कैसे करना है, क्या करना है, हाउ कैन यू मैनेज योर बोर्ड एग्जामिनेशंस विद योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. सो वी विल hold your hand and we will hold your hand till the last. तो ये पूरा up to your फाइनल एग्जामिनेशन तक ये पूरा कोर्स रन हो रहा है. इस कोर्स के बारे में और जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए, विच इज़ 9871945522. इन केस अगर आपको इसके बारे में देखना है, जानना है या इसकी कुछ डेमो क्लासेस लेनी है तो नीचे दिए हुए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन को क्लिक कीजिए और उस लिंक के थ्रू आप इस पर्टिकुलर कोर्स को चेकआउट कर लीजिए. ठीक है, सो दिस इज आवर एप्लीकेशन जिसपे हमारी ये क्लासेस होती हैं बाय द नेम ऑफ माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन. इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे या iOS पे भी डाउनलोड किया जा सकता है. लैपटॉप पे, पीसी पे, सब पे चलता है, रन होता है. ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज अ सीक्वेंस. सीक्वेंस होता क्या है, तो सीक्वेंस से हम क्या समझते हैं. तो भाई सीक्वेंस आपने देखा होगा कि जब आप कोई दिवाली के समय या गणपति के समय रंगोली बनाते हैं, तो रंगोली जो बनाते हैं, जो डिजाइन बनाते हैं ना, उसमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न होता है. तो वो जो पर्टिकुलर पैटर्न होता है उसी को हम सीक्वेंस कहते हैं. जो गर्ल्स होती हैं वो अपने हाथ में मेहंदी लगवाती हैं, तो उसमें भी एक पैटर्न होता है, उसी को हम सीक्वेंस कहते हैं. सिमिलरली आप नेचर में कुछ भी देखो, फूल, पत्ती, पेड़, सब में कुछ ना कुछ पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा होता है और उसी को हम सीक्वेंस कहते हैं. सो एन ordered list of arrangement of elements which can be numbers, letters or other objects that follows a specific rule or pattern. तो वो set of numbers, वो set of
वेरिएबल्स वो सेट ऑफ अल्फाबेट्स जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिए, ये हमको एक पर्टिकुलर फंक्शन दिया है, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है। अब इस पर्टिकुलर फंक्शन या पर्टिकुलर फॉर्मूले में अगर हम कुछ वैल्यूज डालें, सबसे पहले अगर हम n की जगह 1 डालें तो ये क्या रिस्पॉन्स देगा, ये आउटपुट क्या देगा। तो अगर हम यहाँ पे a1 निकालें तो n की जगह जैसे ही 1 डालेंगे 1 - 1 आ जाएगा 0, फिर 2 डालेंगे तो 2 डालते ही क्या आ जाएगा 0, 3 डालेंगे तो 3 डालते ही क्या आ जाएगा, 3 डालते ही आ जाएगा 3 - 1 दैट इज 2, 2 - 3 दैट इज इक्वल्स टू -1। सो यहां से आ जाएगा 2, यहां से आ जाएगा -1 और n की जगह आप फिर से अगर 3 डालते हैं तो ये हो जाएगा 6 के बराबर। सो 6 2s are 12 इंटू -1 दैट इज -12। सो इस तरीके से आपको नंबर्स मिलते चले जाएंगे जब हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। अब ये फॉर्मूला कहां से आया सर? तो सीक्वेंस को समझने के लिए आपको कुछ इस तरीके से समझना होगा कि अगर आप मैथ्स में कुछ फंक्शंस को ले ले तो फंक्शंस का मतलब क्या होता है? फंक्शंस का मतलब होता है जिनमें कुछ इनपुट देते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग में कुछ आउटपुट निकलता है। तो ये जो इनपुट दे रहे हैं, ये जो आउटपुट निकल रहा है, इसी को हम फंक्शन कहते हैं। तो अगर हम फंक्शन में कुछ ऐसे पर्टिकुलर इनपुट्स दें जिसके करस्पॉन्डिंग में जो आउटपुट्स आए वो आउटपुट्स कुछ पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करें, किसी पर्टिकुलर रूल को फॉलो करें, तो हम उसको क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के फॉर्मेट में लेट्स से हमको नंबर्स दिए हैं 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड सो ऑन। अब अगर आपसे पूछा जाए क्या ये कोई सीक्वेंस है, और अगर ये सीक्वेंस है तो ये किस रूल को फॉलो कर रही है, ये किस पैटर्न को फॉलो कर रही है, तो यस दिस इज डेफिनेटली अ सीक्वेंस। ये सीक्वेंस है। क्यों सीक्वेंस है? क्योंकि एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहा है। किस रूल को? ये फॉलो कर रहा है सारे होल नंबर्स के स्क्वायर को, परफेक्ट स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, 5 का स्क्वायर इज 25, 6 का स्क्वायर इज 36, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये क्या बन गया? ये बन गया एक पर्टिकुलर सीक्वेंस। इसी को हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। अब सीक्वेंस में स्क्वायर लिया है, सीक्वेंस में क्यूब भी आ सकता है, सीक्वेंस में इवन नंबर्स भी आ सकते हैं, सीक्वेंस में ऑड नंबर्स भी आ सकते हैं। तो सीक्वेंस किसी भी फॉर्मेट में किसी भी पर्टिकुलर रूल को लेके बन सकता है। ठीक है, क्लियर है। अब इसी सीक्वेंस को बहुत बार लोग कंफ्यूज होके सीरीज भी बोल देते हैं, लेकिन देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज। नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज? सो व्हेन दीज नंबर्स व्हिच फॉलो अ सर्टेन रूल आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, जब इन पर्टिकुलर नंबर्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक मैथमेटिकल ऑपरेटर इनके बीच में लगा के इनको कनेक्ट कर दिया जाए तो यही सीक्वेंस कन्वर्ट हो जाती है किसमें? सीरीज में। तो अगर हम इन सबके बीच में प्लस का साइन लगा दें, सो ये जो पूरे की पूरी सीक्वेंस थी, ये पूरी की पूरी सीक्वेंस किसमें चेंज हो जाएगी? ये पूरी की पूरी सीक्वेंस चेंज हो जाएगी इनटू सीरीज। तो सीक्वेंस का मतलब है कुछ सेट ऑफ नंबर्स, कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर को, रूल को फॉलो कर रहे हैं। सीरीज का मतलब है वही सेट ऑफ एलिमेंट्स जो पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहे हैं, अगर उनके बीच में प्लस के साइन लगाते चले जाएं या माइनस के साइन लगाते चले जाएं तो वो बन जाएगा सीरीज। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अब बात करते हैं सबसे पहले टाइप के क्वेश्चंस में कि किस तरीके से क्वेश्चंस यहां पे पूछे जाते हैं। तो देखो, इसकी जो पहली एक्सरसाइज है वो तो बहुत ही जनरल सी एक्सरसाइज है। उसमें हम लोग बेसिकली वही रिकैप्चुलेट करते हैं जो हमने क्लास 9th में, क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। सिंपल सोबर चीजें किस तरीके से, जैसे यहां पे देखिए कह रहा है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीरीज इज n² + 3n। For all value of n, find the first 3 terms of the series, also find its 10th term.
ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे सीरीज के बारे में बात कर रहा है, लेकिन सीरीज में बारे में बात करने से पहले एक स्पेशल टाइप की सीरीज होती है जिसको हमको पढ़ना है, जिसके बारे में हमारा पूरा का पूरा ये चैप्टर है। तो ये जो स्पेशल टाइप की सीरीज होती है, इस स्पेशल टाइप की सीरीज को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में कहते हैं एपी। सो एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो भी नंबर्स दिए होते हैं, जो भी एलिमेंट्स दिए होते हैं, वो एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हैं। वो पर्टिकुलर रूल क्या होता है? सो हमको नंबर्स को जिस तरीके से अगर दिए हुए हैं तो ये सब क्या फॉर्म कर रहे हैं? ये फॉर्म कर रहा है एक सीक्वेंस है ये, और ये एक सीक्वेंस एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहा है। दैट पर्टिकुलर रूल इज कि अगर आप सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करें, सक्सीडिंग टर्म बोले तो बाद में आने वाला टर्म, प्रीसीडिंग टर्म बोले तो पहले आने वाला टर्म, तो अगर आप बाद में आने वाले टर्म में से पहले आने वाले टर्म को माइनस करें तो हर केस में जो आपको डिफरेंस मिल रहा है दैट इज सेम, दैट इज कॉमन, दैट इज इक्वल्स टू 2। तो ऐसी सीरीज को ही हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं या फिर एपी कहते हैं। अब एपी के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। एपी के कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, जैसे nth टर्म का फॉर्मूला होता है एपी का, विच इज गिवन बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इज योर फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, n इज योर नंबर ऑफ टर्म्स कि उस सीरीज में कितने टर्म्स हैं, एंड d इज योर कॉमन डिफरेंस। तो ये जो होता है ये होता है आपका कॉमन डिफरेंस। सो इसी को हम क्या कहते हैं? जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म मतलब हम यहाँ पे इसको nth टर्म बोल देते हैं कि भाई 20वां टर्म, 30वां टर्म, 101वां टर्म। सो कोई भी टर्म जो है उसको हम nth टर्म बोल देते हैं, गिवन बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। सो ये बेसिक फॉर्मूला रहता है, राइट अच्छा, अब क्योंकि ये जो स्पेशल एपी की सीरीज होती है, इसमें जो डिफरेंस होता है सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म का, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, वो सेम होता है थ्रू आउट द सीरीज, इसलिए इसको एपी बोला जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। ये इसका बेसिक डेफिनेशन है। अब एक चीज और यहां से, अगर कोई दी हुई, अगर हमको एक लेट्स से सम ऑफ n टर्म्स दिया है और वो सम ऑफ n टर्म्स एपी में है या नहीं है, या अगर हमको दिया है सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं, अब वो n की वैल्यू हमको नहीं पता, हो सकता है 20 हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, n ही हो। सो इफ वी आर गिवन सम ऑफ n terms and these terms are in AP, और अगर ये AP में है तो sum of n terms से हम निकाल सकते हैं AP का nth term। क्या निकाल सकते हैं? AP का nth टर्म निकाल सकते हैं अगर हमको सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP दिया है। कैसे निकाल सकते हैं? तो इसका एक छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला होता है। अगर हम सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये जो डिफरेंस हमको मिलता है ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है टू दी nth टर्म। तो ये किसके बराबर होता है? nth टर्म के बराबर होता है। नाउ दिस इज अ वेरी बेसिक फॉर्मूला बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच एवरीवन शुड know, so please make a note of this first, please make the note of this particular nth term of an AP। ये बेसिक चीजें हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, पर कोई बात नहीं, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो लिख लो, ये जरूर लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह काम आएगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं कि करना क्या है, कैसे करना है। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीरीज इज n स्क्वायर प्लस 3n फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीरीज, ऑल्सो फाइंड इट्स 10th टर्म। उसका 10th टर्म भी निकालना है। तो क्योंकि हमको सम ऑफ n टर्म्स दिया है और इस सम ऑफ n टर्म्स में से हमको पहले 3 टर्म्स निकालने हैं और उसका 10th टर्म निकालना है, तो हम यही वाला फॉर्मूला अभी जो मैंने आपको बताया यूज कर लेंगे। क्या कि nth टर्म इज ऑलवेज इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1। तो Sn माइनस 1 का मतलब हो गया ये Sn दिया हुआ है हमको, सो सम ऑफ n टर्म्स इज गिवन एज n स्क्वायर प्लस 3n, राइट। सो ये है Sn की वैल्यू। अब यहां पे अगर n की जगह हम n माइनस 1 पुट कर दें, सो वी विल गेट Sn माइनस 1। तो जहां जहां n आ रहा है वहां वहां n माइनस 1 पुट कर देते हैं। सो ये हो गया कुछ इस तरीके से। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे, सो दिस कैन बी रिटन एज n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 3n माइनस 3। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 2। सो ये आ गया Sn माइनस 1 की वैल्यू। Sn की वैल्यू हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी है। लेट्स पुट द वैल्यू ओवर हेयर टू फाइंड द nth टर्म। तो अगर हम nth टर्म यहां से निकालें तो ये आ जाएगा Sn विच इज n स्क्वायर
प्लस 3n माइनस एस एन माइनस 1, तो ये सब माइनस हो जाएगा, माइनस एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 2, तो ये सारे साइंस चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस का साइन बाहर लगा है, तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3n माइनस एन कितना हो गया, सो ये हो गया 2n प्लस 2 के बराबर। सो दिस इज हाउ वी हैव गॉट दी nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। तो इस सीरीज का हमको क्या मिल गया, सबसे पहले nth टर्म मिल गया। अब जैसे ही nth टर्म मिल गया, अब हम यहां से कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। यहां पे कह रहा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। सो फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम n की वैल्यू 1 रख देंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट टर्म हमको मिल जाएगा 4 के बराबर, फिर हम n की जगह 2 रख देंगे तो हमको सेकेंड टर्म मिल जाएगा 6 के बराबर, फिर हम n की जगह 3 रख देंगे तो हमको थर्ड टर्म मिल जाएगा 8 के बराबर। सो 2 4 6 एंड 8 इस तरीके से हमको टर्म्स मिल रहे हैं। कह रहा है ऑल्सो फाइंड द 10th टर्म। सो इन ऑर्डर टू फाइंड द 10th टर्म हम n की जगह 10 रख देंगे तो 10th टर्म किसके बराबर आ जाएगा, सो द 10th टर्म विल बी इक्वल टू 22। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। बताइए क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में मुझे समझाना था, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसका जनरल टर्म किस तरीके से दिया जाता है। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। नाउ आफ्टर दिस वी हैव लास्ट टर्म ऑफ एन AP। सो लास्ट टर्म ऑफ एन AP हम कैसे निकाल सकते हैं, तो अगेन लास्ट टर्म ऑफ द AP बोलो या nth टर्म बोलो, दोनों बातें सेम ही हैं। तो बहुत सारे लोग nth टर्म को ही लास्ट टर्म भी बोल देते हैं। AP में जो लास्ट टर्म होता है दैट इज जनरली डिनोटेड बाय L, सो विच इज अगेन इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। तो यही फॉर्मूला है, आप nth टर्म बोल दो, लास्ट टर्म बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ एन AP का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर हमको बहुत सारे टर्म्स दिए हैं जो AP में हैं और उनका अगर हमको सम निकालना है तो हम किस तरीके से उनका सम निकाल सकते हैं, तो सम निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स दैट इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, right? So this is the basic formula where again n is the number of term, a is the first term, d is the common difference, right? Now इसके बाद अगर हमको सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है तो इस तरीके से निकाला। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो यहां से एक और फॉर्मूला निकल के आता है। क्या फॉर्मूला निकल के आता है, सो अगर हम यहां पे n बाई 2 इस 2a को ब्रेक कर ले एज a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, तो यहां पे ये जो a प्लस n माइनस 1 d है ये किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है लास्ट टर्म के बराबर, l के बराबर। सो फ्रॉम हेयर वी कैन रिप्लेस दिस पर्टिकुलर टर्म विद l। तो यहां से एक और फॉर्मूला निकल के आता है सम ऑफ n टर्म्स का दैट इज गिवन बाय n बाई 2 a प्लस l। अगेन a बोले तो फर्स्ट टर्म, l बोले तो लास्ट टर्म। तो अगर हमको फर्स्ट टर्म पता है किसी भी सीरीज का या सीक्वेंस का और हमको लास्ट टर्म पता हुआ है किसी भी सीरीज का, हमको सम निकालना है सारे नंबर्स का, तो नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 इनटू प्रोडक्ट करेंगे किसका, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो Sn के दो फॉर्मूले हुए यहाँ पे, फर्स्ट इज दिस वन विच इज n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, द सेकेंड वन इज n बाई 2a प्लस l। तो जहां पे जैसी सिचुएशन होगी, जो चीजें हमको पता होंगी, जो चीजें हमको दी होंगी, उसके हिसाब से हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, राइट। अगेन मेक अ नोट ऑफ दिस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सो आफ्टर दिस वी हैव the nth term from the end of a finite AP। finite AP एक ऐसी AP होती है जिसमें number of terms finite हो, fixed हो, limited हो। infinite AP ऐसी जिसमें number of terms चलते चले जा रहे हैं, कभी भी end ना हो, that is known as infinite AP। तो अगर एक हमको finite AP दी हुई है तो अगर हमको nth term निकालना है from the end तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है सारी ही किताबों में। मैं फॉर्मूले से नहीं बताता हूँ क्योंकि भाई तुम लोग को फॉर्मूले वैसे भी बहुत सारे याद करने हैं, ट्रिग्नोमेट्री के, क्वाड्रेटिक के, इसके उसके, तो फॉर्मूले मत याद करो, इसको तरीका समझो कैसे निकाल सकते हैं अगर हमको कोई भी क्वेश्चन दिया होगा। तो अगर हमको लेट्स से टर्म्स दिए हैं कुछ इस तरीके से कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो है a1, सेकंड टर्म है a2, थर्ड टर्म है a3, फोर्थ टर्म है a4 डॉट डॉट डॉट, और हमारा लेट्स से दिस इज द लेट्स से 10th टर्म, ये हमारा 10th टर्म है, ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछे क्वेश्चन में कि ये पर्टिकुलर सीरीज या सीक्वेंस हमको दिया हुआ है, बताइए व्हाट इज द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड,
पीछे से फोर्थ टर्म कौन सा होगा ये बताइए। तो करना कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है ना, इस पूरी सीरीज को बस उल्टा कर देना है। तो अगर आप इस पूरी सीरीज को उल्टा कर दोगे तो ये जो सबसे लास्ट वाला टर्म है ये सबसे पहले आ जाएगा, और जो ये सारे टर्म्स हैं ये भी क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब जैसे ही हमने सीरीज को पूरा पलट दिया तो अब हम वापस अपने उसी ओरिजिनल फॉर्म में आ गए, जहां से हमने जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि भाई हमारा फर्स्ट टर्म ये हो गया, लास्ट टर्म हमारा A1 हो गया। लेकिन अब यहां पे होगा क्या, एक फर्क आ जाएगा। फर्क क्या आएगा, जैसे यहां पे अगर हम डिफरेंस निकालते तो डिफरेंस आता सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो ये डिफरेंस आता A2 माइनस A1 के बराबर, अगर हमारी सीरीज नॉर्मल तरीके से चलती तो। अगर हम nth टर्म निकालना होता स्टार्टिंग से तो। लेकिन यहां पे जैसे ही हमने सीरीज को उल्टा कर दिया तो देखिए फर्क क्या पड़ा कि A2 बन गया प्रीसीडिंग टर्म एंड A1 बन गया सक्सीडिंग टर्म। मतलब A1 बन गया बाद में आने वाला टर्म और A2 बन गया प्रीवियस टर्म, पहले आने वाला टर्म। तो यहां से अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो ये कॉमन डिफरेंस आएगा सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। मतलब अगर आपको एपी, नॉर्मल एपी दी हुई है जिसमें स्टार्टिंग से आपसे कह रहा है फाइंड द nth टर्म, फाइंड दिस टर्म, फाइंड दैट टर्म, देन इन दैट केस आपका जो भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस में क्या कर दीजिए, सिर्फ उस डिफरेंस का, कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज कर दीजिए। तो यहां पे देखिए अगर हम इसका साइन चेंज कर दें, सो लेट्स से दिस इज D1, लेट्स से दिस इज D2। अगर हम D2 में नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1। अगेन A2 माइनस A1 किसके बराबर है, D1 के। सो वी कैन से D2 इज नथिंग बट माइनस ऑफ D1। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हमने सीरीज को पलट दिया, पहले वाले को आखिरी कर दिया, आखिरी वाले को पहले कर दिया, तो जो नॉर्मल तरीके से डिफरेंस आ रहा था अब पलटने के बाद डिफरेंस वही आएगा, बस उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो पहले डिफरेंस अगर नेगेटिव था अब पॉजिटिव हो जाएगा, पहले पॉजिटिव था तो अब नेगेटिव आ जाएगा। समझना यहां पे ये है। और जैसे ही आपने ये समझ लिया आप आराम से यहां से nth टर्म निकाल सकते हो इसका। सो अगर हमको निकालना है लेट्स से फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड कैसे निकालेंगे, तो हमारे लिए अब फर्स्ट टर्म हो गया A10, तो फर्स्ट टर्म की जगह रखेंगे A10 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अब ये डी किसके बराबर आ रहा है, सो ये डी जो आ रहा है ये बराबर आ रहा है माइनस ऑफ D1। मतलब जो नॉर्मल सीरीज में हमने कॉमन डिफरेंस निकाला बस उसी में एक नेगेटिव साइन और लगा दीजिए एंड दैट्स इट। इस तरीके से आप nth टर्म निकाल सकते हो फ्रॉम द एंड। यू डोंट नीड टू लर्न एनी फॉर्मूला, यू डोंट नीड टू रट्टोफाई द फॉर्मूला, क्योंकि रटना भाई बहुत कुछ होता है मैथ्स में, रटा नहीं जाता है, समझा जाता है, और समझ लोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तरीका यही है पढ़ने का और पढ़ाने का। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट कह रहा है इन अ सीक्वेंस द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज दिस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, शो दैट सीक्वेंस इज एन AP, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड द 100th टर्म। तो कह रहा है सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है हमको यहाँ पे, Sn इज इक्वल सो जो पिछली वाला क्वेश्चन दिया था इसमें भी हमको जो सीरीज दी थी वो यही दी थी n स्क्वायर प्लस 3n। सो n स्क्वायर प्लस 3n को हमने कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले हमने यहाँ से निकाला था nth टर्म। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, nth टर्म निकालेंगे। सो nth टर्म कैसे निकलेगा भाई, सो nth टर्म निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम Sn माइनस 1 करेंगे। तो वही सेम क्वेश्चन है, हमने Sn निकाला, हमने Sn माइनस 1 निकाला, हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करते ही हमको nth टर्म मिल गया which is equals to 2n plus 2। फिर इसके बाद हमने n की जगह 1 रखा, फर्स्ट टर्म मिला, n की जगह 2 रखा, सेकंड टर्म मिला, n की जगह 3 रखा, थर्ड टर्म मिला। अब ये जो सीरीज हमको मिली यहाँ से A1 is 4 6 8 10 इस तरीके से मिली। तो अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखिए तो ये कैसी सीरीज है, इसमें हर सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करने पे जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है सारे ही सीरीज के लिए। सो दिस इज एन AP, ये एक AP है। तो यही सेम टू सेम क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है शो दैट द सीक्वेंस इज एन AP, तो हमने दिखा दिया सीक्वेंस AP है। कह रहा है फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, हमने निकाल लिया, एंड द 100th टर्म। तो हमने यहां से पिछले क्वेश्चन में 10th टर्म निकाला था। अब 100 टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, 100 टर्म निकालने के लिए बस n की जगह 100 डाल देंगे तो हमको 100 टर्म मिल जाएगा। सो यहां से अगर हमको 100th टर्म निकालना हो तो 100 टर्म किसके बराबर आ जाएगा, सो ये आ जाएगा 202 के बराबर। सो फाइंड द 100th टर्म। तो ये वाला क्वेश्चन और पहले वाला क्वेश्चन ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। तो 100 टर्म निकालने
निकालने के लिए कह रहा था वो भी हमने डायरेक्टली निकाल लिया। तो सबसे सही, सबसे आसान, सबसे सरल तरीका, फास्टेस्ट कैलकुलेशन करने का तरीका यही है कि जब भी आपको सम दिया जाए और आपसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म या कोई भी XYZ टर्म पूछे तो SN माइनस SN माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगाइए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तुरंत के तुरंत। राइट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द 9th टर्म ऑफ एन AP इज 99 एंड द 99th टर्म इज 9 फाइंड इट्स 108th टर्म। बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है अगर 9th टर्म एक EP का 99 है, सो हम सबसे पहले ले लेते हैं लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू A, लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू D। अब ये मैंने पहली बार लिख दिया पहले क्वेश्चन में, मैं इसके बाद ये कहानी लिखूंगा नहीं। आप छठी क्लास से वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट्स लिखते हुए चले आ रहे हैं, तो आपको स्टेटमेंट्स यहाँ पे भी लिखनी है, ये भूलिएगा नहीं, ठीक। अगर जल्दी आंसर निकालना है तो इसकी जरूरत नहीं है, राइट। तो हमने A मान लिया, D मान लिया। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 9th टर्म किसके बराबर है? 99 के। तो 9th टर्म को अगर हम डिफाइन करें तो ये आ जाएगा A प्लस 9 माइनस 1 टाइम्स D, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज A प्लस 8D, विच इज एक्चुअली इक्वल टू 99। तो ये बन गई हमारी यहां से इक्वेशन 1, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है 99th टर्म जो है वो 9 के बराबर है। सो अगर हम यहां से 99th टर्म निकालें, सो दिस विल बी इक्वल टू A 99 माइनस 1D, दैट इज इक्वल्स टू A प्लस 98D, एंड दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 9 एज गिवन इन द क्वेश्चन। सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2, तो हमने इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब हमारे पास दो अननोन्स हैं A और D, तो हमने दो इक्वेशंस बना ली, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा A और D के टर्म्स में, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो अगर सबट्रैक्ट कर देते हैं, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा एंड ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से A माइनस A कैंसिल आउट हो जाएगा, 98 माइनस है तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 90D इज इक्वल्स टू 99 में से 9 गया तो अगेन ये 90 आ गया। तो यहाँ से हमको D की वैल्यू मिल गई विच इज इक्वल्स टू -1। सो D की वैल्यू आ गई क्या? -1 के बराबर। अब जैसे ही हमको D मिल गया हम A भी निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पे वैल्यू पुट करके। तो D की जगह अगर हम -1 रखें तो ये -8 हो जाएगा, -8 उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा। 99 + 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 107। दैट मीन्स A की जो वैल्यू आ रही है यहाँ से दैट इज इक्वल्स टू 107। तो कह रहा है फाइंड इट्स 108th टर्म। अब हमने A निकाल लिया, D निकाल लिया, अब कोई भी टर्म पूछे हम आराम से निकाल सकते हैं यूजिंग द बेसिक फॉर्मूला। तो अगर हमसे 108th टर्म निकालने के लिए कह रहा है तो 108 टर्म किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा A प्लस 107 टाइम्स D। सो यहाँ से आंसर आ गया किसके बराबर? सो यहाँ से आंसर आ गया 0 के बराबर। 107 माइनस 107 0 आ जाएगा। सो 108th टर्म विल बी इक्वल टू 0। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सबको क्लियर है? नहीं क्लियर है लिख लीजिए प्लीज, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर pth टर्म of an AP is Q and Qeth term is P, find its Rth term, also find P plus Qeth term। बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। सो कह रहा है एक AP है, तो अब AP है तो इसमें हमने फर्स्ट टर्म ले लिया किसके बराबर? A के बराबर। कॉमन डिफरेंस ले लिया किसके बराबर? D के बराबर। हर क्वेश्चन में लेना ही पड़ेगा। अब कह रहा है अगर pth टर्म Q के बराबर है, pth टर्म किसके बराबर है? सो pth टर्म Q के बराबर है। सो दैट मीन्स वी कैन से Q इज इक्वल्स टू A प्लस P माइनस 1 टाइम्स D, राइट। सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, इसको हम मान लेते हैं एज इक्वेशन 1। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? दूसरी कंडीशन में दिया है एंड द Qeth टर्म इज P। सो अगर Qeth टर्म P के बराबर है सो वी कैन से P विल बी इक्वल टू A प्लस Q माइनस 1 टाइम्स D। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है फाइंड द Rth टर्म एंड P प्लस Qeth टर्म। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको फिर से क्या करना है? फिर से इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड D। वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ A एंड D, नाउ द वैल्यू ऑफ A एंड D दैट विल बी गेटिंग ओवर हियर will be in terms of P and Q. Once we get the value, we can find the Rth term, we can find the P plus QH term, we can find any XYZ term. तो कैसे निकालेंगे? इन दोनों को साइमल्टेनियसली पहले सॉल्व करते हैं। तो अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाए तो इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें so this can be written as Q is equals to A plus PD माइनस D
और ये हो जाएगा P इज इक्वल्स टू A प्लस क्यू डी माइनस डी। अब इन दोनों को अगर आपस में सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, सो प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो गया, प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा अगर हम डी कॉमन ले लें तो ये बचा P माइनस क्यू। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Q माइनस P, राइट। अब Q माइनस P यहाँ पे है, P माइनस Q यहाँ पे है। अगर हम Q माइनस P में से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लें सो वी विल बी लेफ्ट विद P माइनस Q इज इक्वल्स टू D टाइम्स P माइनस Q। सो यहाँ से ये P माइनस Q से P माइनस Q कैंसिल हो जाएगा। सो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 के बराबर। सो द वैल्यू ऑफ D ओवर हेयर इज -1। अब जैसे ही हमने यहाँ से D की वैल्यू निकाल ली विच इज इक्वल्स टू -1, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ A। A की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, हम A की वैल्यू निकालने के लिए लेट्स से इसको D की वैल्यू -1 पुट कर दे फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सो यहाँ से आ जाएगा Q इज इक्वल्स टू A प्लस, अब D की वैल्यू -1 के बराबर है तो -1 इंटू P क्या हो जाएगा, सो ये हो जाएगा -P प्लस 1। अब हम यहाँ से अगर A की वैल्यू निकालें सो द वैल्यू ऑफ A विल बी इक्वल टू Q प्लस P माइनस 1। तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई Q प्लस P माइनस 1, D की वैल्यू आ गई -1 के बराबर। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, पहले पार्ट में कह रहा है फाइंड दी rth टर्म। तो rth टर्म निकालने के लिए कह रहा है। सो rth टर्म कैसे निकालेंगे, सो rth टर्म विल बी इक्वल टू A प्लस R माइनस 1 टाइम्स D। A की वैल्यू पुट करते हैं विच इज P प्लस Q माइनस 1, राइट, प्लस D की वैल्यू है -1 तो ये हो जाएगा -R प्लस 1। ठीक है, सो -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया। सो rth टर्म किसके बराबर आ गया, सो rth टर्म बराबर आ गया P प्लस Q माइनस R के बराबर। सो दिस इज योर rth टर्म विच इज एक्चुअली इक्वल टू P प्लस Q माइनस 1, सॉरी P प्लस Q माइनस R। फिर इसके बाद कह रहा है ऑल्सो फाइंड द P प्लस QH टर्म। अब P प्लस QH टर्म कैसे निकालेंगे, सो P प्लस QH टर्म निकालने के लिए A of P plus QH term, so this will be equal to A किसके बराबर है, Q plus P minus 1 plus A plus, अब P प्लस Q डाल देंगे सो ये हो जाएगा P प्लस Q माइनस 1 टाइम्स D की वैल्यू कितनी है, सो D की वैल्यू है -1 के बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो सॉल्व करके आ जाएगा Q प्लस P माइनस 1 माइनस P माइनस Q प्लस 1, सब कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या आ जाएगा, सब कैंसिल आउट होके आ रहा है 0 के बराबर। सो P प्लस QH टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के बराबर। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। काइंडली मेक अ नोट ऑफ दिस एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए भाई, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर आर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इफ एक्स वाई जेड आर इन एपी। कंसेक्यूटिव टर्म्स मतलब एक के बाद एक आने वाले टर्म हैं अगर एक्स वाई जेड किस में है, एपी में। अब देखिए अगर एक्स वाई जेड एपी में है तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि y माइनस एक्स विल बी इक्वल टू जेड माइनस वाई। अगर हम y को एक तरफ ले जाए तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं दैट 2y विल बी इक्वल to x plus z. So this is the condition that they want to tell you to use. So ये कंडीशन है कि अगर x y z AP में है तो हमको पता है 2y will be equal to x plus z. सेंटर वाले टर्म का ट्वाइस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स, राइट। अब इसका यूज करना है हमको इन सारे टर्म्स को प्रूव करने के लिए कि ये एपी में है या नहीं है। तो कैसे शो कर सकते हैं कि ये एपी में है कि नहीं है, तो एपी में अगर ये सारे टर्म्स होंगे तो सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करने पे जो डिफरेंस आएगा वो सेम आना चाहिए, राइट। तो कर लेते हैं सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड माइनस, अब इसको माइनस करें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई शुड बी इक्वल टू, दिस इज द सक्सीडिंग टर्म, दिस इज द प्रीसीडिंग टर्म, तो माइनस कर लेंगे। सो विच इज वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड। तो ये दोनों अगर आपस में बराबर आ गए या यहां से ये कंडीशन निकल के आ गई कुछ इस तरीके से तो हम कह देंगे यस ये भी आपस में एपी में है।
लेट्स सॉल्व दिस। सो यहाँ से एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे जेड स्क्वायर से ये जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, राइट। नाउ अभी हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है? सो यहाँ पे हमारे पास बचा है जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ठीक है, अच्छा अब क्या कर सकते हैं यहाँ से? तो अब कर ये सकते हैं जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी। सो दिस कैन बी रिटन एज जेड माइनस वाई इंटू जेड प्लस वाई प्लस अगर यहां से हम x कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा? z माइनस वाई। सो दिस इज इक्वल्स टू, अगेन यहां पे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स प्लस इन दोनों में अगर z कॉमन ले लें तो वील बी लेफ्ट विद y माइनस एक्स, राइट। अब देखिए यहाँ पे टोटल में x z माइनस वाई कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ पे y माइनस एक्स कॉमन लिया जा सकता है दोनों ही तरफ से। तो अगर हम यहाँ से z माइनस वाई को कॉमन लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? z प्लस वाई प्लस एक्स। सिमिलरली अगर हम यहाँ से y माइनस एक्स को कॉमन लें सो वील बी लेफ्ट विद x प्लस वाई प्लस z। अब क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं तो दोनों तरफ ये वाले टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। सो हमको क्या मिला? z माइनस वाई इज इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स। अब y को एक तरफ ले जाइए, x को एक तरफ ले जाइए तो यहाँ से आ गया 2y is equals to x plus z. Now since we know that 2y is equals to x plus z is already true, क्योंकि ये टर्म्स दिए हुए हैं AP में तो ये ऑलरेडी ट्रू है, 2y x plus z के बराबर है। So therefore these terms are in AP. Therefore these terms are in AP. These are in AP. So I hope this is clear to each and every one of you. क्या ये सबको क्लियर है? समझ में आ गया? प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट द नंबर्स आर इन एपी। नंबर एपी में होंगे कब? जब सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करने पे दोनों तरफ से ही वैल्यूज इक्वल आ जाएं, राइट। तो इनको सबट्रैक्ट करते हैं। तो हमने लिखा, अब देखिए एक लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी जो आपको आनी चाहिए जिसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, वो लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? सो वो लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी है log x टू द बेस y कैन बी रिटन एज log ऑफ x अपॉन log ऑफ y। अब जो भी बेस में करोगे इन दोनों के वो सेम ही चीज रहेगी, लगाना चाहो लगाओ, ना लगाना चाहो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाय नेचुरली जो log का बेस होता है वो e होता है, ठीक है। सो log x अपॉन log y के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसी को चेंज कर दें सबको तो सबसे पहले तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log ऑफ 2 to the base 6 minus 1 upon log of 2 to the base 3 will be equal to log of 1 upon log of 2 to the base 12 minus 1 upon log of 2 to the base 6। सो अगर हम इन सबको इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से चेंज कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सो log 2 अपॉन log 6 आ जाएगा। सो log 6 को ऊपर भेज दें तो ये हो जाएगा log ऑफ 6 अपॉन log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 3 अपॉन log ऑफ 2 इज इक्वल्स टू log ऑफ 12 अपॉन log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 6 अपॉन log ऑफ 2, राइट। तो हमने ये वाले बेसिक फॉर्मूले से log x टू द बेस y कैन बी रिटन एज log ऑफ x अपॉन log ऑफ y, इससे चेंज कर लिया। अब यहाँ पे अगर हम लोग टोटल LCM ले लें तो ये LCM कितना आ जाएगा? सो LCM आ जाएगा log 2, यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे भी LCM क्या आ जाएगा? सो यहाँ पे भी LCM आ जाएगा log 2। ये किसके बराबर हो गया? सो ये हो गया log ऑफ 6 माइनस log ऑफ 3, यहाँ से आ गया log ऑफ 12 माइनस log ऑफ 6। सो log 2 से log 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। log की एक और बेसिक प्रॉपर्टी जो सभी लोगों को आनी चाहिए, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज log की देख लीजिए। जैसे m log n जो होता है दैट इज इक्वल्स टू log n टू द पावर m। तो अगर कभी भी log के आगे कोई नंबर आ रहा है तो ये नंबर कूद के log के आगे आने वाले नंबर के सर के ऊपर चढ़ जाएगा, n टू द पावर m हो जाता है। एक और प्रॉपर्टी log ऑफ m इंटू n कैन बी रिटन एज log ऑफ m प्लस log ऑफ n। सिमिलरली
log of m upon n can also be written as log of m माइनस लॉग ऑफ एन। तो ये कुछ बेसिक लॉग की प्रॉपर्टीज है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही प्रॉपर्टी लगा के काम चल जाता है। वैसे तो और भी प्रॉपर्टीज हैं बट दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो सबको पता होना चाहिए। ठीक है, एक और भी है जैसे लॉग ऑफ 1 की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू 0, तो ये प्रॉपर्टी भी आपको आनी चाहिए। ठीक, लॉग 1 हमेशा 0 के बराबर ही होता है। राइट, अब यहां पे देखिए log m minus log n, so log m minus log n can be written as log m upon n, so this can be written as log of 6 upon 3 and here we have log of 12 upon 6। तो यहां से क्या आ जाएगा, 3 से कैंसिल किया 2 टाइम्स, 6 से कैंसिल किया 2 टाइम्स, तो यहां से आ गया log of 2 is equals to log of 2। तो देखिए LHS RHS के बराबर आ गया, therefore these terms are in AP, therefore they are in AP। So I hope this is clear to each and every one of you, right? Clear हो गया? Please make a note of this. Let's move ahead. Next part पे आ जाते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। तो अगेन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी नोटेड डाउन। सो पॉइंट्स टू नोट डाउन, इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज गिवन टू बी इन एपी, अगर आपसे दिया है कि एपी के 3 टर्म्स हैं जिनका सम इसके बराबर है, प्रोडक्ट इसके बराबर है, बताइए ये 3 नंबर्स क्या हैं। या एपी के 4 नंबर्स है जिनका सम इसके बराबर है, प्रोडक्ट इसके बराबर है, बताइए ये 4 नंबर क्या हैं। सम 5 नंबर बताइए एपी में जिनका सम ये आना चाहिए, प्रोडक्ट ये आना चाहिए। इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी पूछा जाएगा, आपको कुछ चीजें हैं जो अपने माइंड में बैठा के चलनी है। सो अगर आपसे कभी भी कहा जाए क्वेश्चन में कि फाइंड 3 terms in AP whose sum is this and whose product is this, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स लेंगे वो लेंगे a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप इनको सम करेंगे ना तो प्लस डी से माइनस डी कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको डायरेक्टली a की वैल्यू मिल जाएगी, क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। अगर आप नॉर्मली ऐसे लेते हो कि फर्स्ट टर्म को a लिया, सेकंड टर्म को a प्लस डी लिया, दूसरे टर्म को a प्लस 2d लिया, सॉल्व तब भी हो जाएगा लेकिन लेंदी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो चीज़ों को कॉम्प्लेक्स ना करने के लिए दीज आर द बेसिक पॉइंट्स विच यू शुड कीप इन योर माइंड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अगर कह रहा है कि 4 नंबर्स बताओ एपी में, तो ये 4 नंबर जो हम एपी में लेंगे वो हो जाएंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। सिमिलरली अगर आपसे कहते 5 नंबर एपी में लेने हैं तो वो 5 नंबर एपी में हो जाएंगे a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अभी अगर क्वेश्चन इसका आएगा तो हम वहां पे इसको अप्लाई करके दिखाएंगे। ठीक है, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। जय। चलिए अब यहाँ से एक टेक्निक देखिए जिसके थ्रू आप ये सारे टर्म्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप बैठे बैठे निकाल सकते हैं। बस 2 चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है। क्या? अगर हमको नंबर ऑफ टर्म्स जो एपी में है वो इवन रखने हैं। कैसे रखने हैं? इवन, यानी नंबर ऑफ टर्म्स अगर 4 दिए हैं, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 6 दिए हैं, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 8 दिए हैं, कैसे भी अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो हमेशा याद रखिएगा फॉर इवन टर्म्स जो आप कॉमन डिफरेंस होगा यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस या फिर यहाँ पे जो d की वैल्यू होगी वो एक्चुअली में किसके बराबर होगी? वो एक्चुअली में बराबर होगी 2d के बराबर। सो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आएगा ना, कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ d। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो आपका जो कॉमन डिफरेंस आना चाहिए टर्म्स के बीच में से माइनस करके वो 2d आना चाहिए। वेयरएज अगर आपके नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं, नंबर ऑफ टर्म्स अगर हैं आपके ऑड, तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा यहाँ से, कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू d, वो हमेशा d के बराबर होगा। बस अगर आपको ये याद है तो आप कोई भी टर्म्स ये सब रटने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? सो अगर आपसे कह रहा है 3 टर्म्स निकाल लो एपी में, तो आपने 3 टर्म्स निकालने एपी में, तो देखो ऑड टर्म वाला जब भी केस होगा ना, ऑड वाले जब भी केसेस होंगे आप बीच वाला टर्म ले लोगे हमेशा a को, आंख बंद करके। तो अगर आपको 3 टर्म्स पूछे हैं, बीच वाले टर्म को ले लिया a, इससे पहले वाला टर्म हो जाएगा a माइनस डी, इसके बाद वाला टर्म हो जाएगा a प्लस डी। राइट, अगर आपसे कहते 5 टर्म्स निकालिए एपी में, तो अगेन बीच वाले टर्म को हमने ले लिया a के बराबर, इससे पहले वाला टर्म हो जाएगा a माइनस डी, इसके बाद वाला टर्म हो जाएगा a प्लस डी, इससे और पहले वाला टर्म हो जाएगा a माइनस 2d, इसमें से माइनस डी और कर दो, और इसके बाद वाला टर्म हो जाएगा a प्लस
2D। अब काउंट कर लो कितने हो गए, तो 5 टर्म्स हो गए। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, आपको रटने की ये सब जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स में क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो 2D के बराबर होता है, प्लस इवन नंबर ऑफ टर्म्स में कोई बीच वाला टर्म मिडिल टर्म नहीं होता है, तो यहाँ पे मिडिल टर्म हम 2 ले लेते हैं। एक ले लेंगे a माइनस डी और एक ले लेंगे a प्लस डी। सो बीच वाले टर्म हो गए a माइनस डी, a प्लस डी। अब इसमें हमको 2D का डिफरेंस क्रिएट करना है, तो ये हो जाएगा a माइनस 3D। अगेन 2D का डिफरेंस क्रिएट करना है, तो ये हो जाएगा a प्लस 3D। सो आई होप दिस इज हाउ यू कैन, विदाउट रिमेंबरिंग द नंबर ऑफ टर्म्स, यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट कि हाँ ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। सो ये भी एक ट्रिक है इसको करने की। अगर ये नोट डाउन करना चाहते हो कर लो, लिखना चाहते हो लिख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है find the sum of all 2-digit numbers which when divided by 4 leaves 1 as remainder। कह रहा है find the sum of all 2-digit numbers which when divided by 4 leaves 1 as a remainder। वो सारे 2 डिजिट के नंबर जिसको अगर हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आ जाए 1। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे IMU-CET में पूछा जा सकता है। आसान है क्वेश्चन, कैसे करेंगे, तो 2 डिजिट के नंबर शुरू कहाँ से होते हैं भाई, 4 की टेबल में। तो 4 की टेबल में 2 डिजिट के नंबर शुरू होते हैं 12 से, 4 3s are 12। ठीक, अब कह रहा है कि वो सारे नंबर्स 2 डिजिट के, तो 2 डिजिट का लास्ट नंबर जो 4 से डिविजिबल है वो कौन सा होता है। सो 4 से डिविजिबल 3 डिजिट का जो नंबर है वो है 100। 100 में 4 माइनस करो तो कितना आएगा 96। यानी 96 जो है ये लास्ट 2 डिजिट नंबर है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स 1 एज रिमाइंडर। रिमाइंडर 1 आना चाहिए। अब रिमाइंडर 1 कब आएगा, रिमाइंडर इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा। अगर हमको रिमाइंडर 1 चाहिए तो हम क्या कर दें, इसमें भी 1 ऐड कर दें, इसमें भी 1 ऐड कर दें, राइट। तो अगर हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 97। अब 13 के बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा जिसको 4 से डिविजिबल करें ताकि वो रिमाइंडर 1 दे, तो 13 में 4 और ऐड कर दीजिए। 13 में 4 ऐड करेंगे 17, 17 में 4 ऐड करेंगे 21, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरीके से हमने पूरी की पूरी सीरीज अपनी सीक्वेंस यहाँ पे निकाल ली। बस अब ये आ गया। अब हमसे क्या कह रहा है, सम निकालने के लिए 2 घड़ी का क्वेश्चन हो गया, आसानी से निकाल सकते हैं। सम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई यहाँ पे, सो सम निकालने के लिए हम यहाँ पे a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाने के लिए हमको नंबर ऑफ टर्म्स पता होने चाहिए। अब नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, सो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो 97 है ये कौन सा वाला टर्म है। ठीक है, तो अगर हम 97th को मान रहे हैं दैट दिस इज द nth टर्म, तो अगर nth टर्म का फॉर्मूला लगाएं, सो nth टर्म इज a विच इज 13 प्लस n माइनस 1 टाइम्स इंटू d। d कितना है, सो कॉमन डिफरेंस अगर यहाँ करेंगे तो 4 के बराबर है। नाउ दिस nth टर्म इज एक्चुअली इक्वल टू 97, तो ये आ गया 97 इज इक्वल्स टू 13 प्लस 4n माइनस 4। 13 माइनस 4 इज 9, 9 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 9। ठीक है, 97 में से 10 गए 87, 87 प्लस 1 88 इज इक्वल्स टू 4n। सो n की वैल्यू आ गई 22 के बराबर। सो द वैल्यू ऑफ n इज 22। नाउ सिंस वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ n टू बी 22, मतलब टोटल 22 टर्म्स हैं, हम यहां से डायरेक्टली सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब सम का फॉर्मूला भी आसान वाला तरीका, n/2 a प्लस l। सो n/2 a प्लस एल किया, 2 से कैंसिल किया, ये 11 टाइम्स आ गया। 13 प्लस 97 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, 110। सो ये आ गया 110 इंटू 11, 11 इंटू 110, तो 11 इंटू 11 होता है 1210 और लग जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। दिस इज हाउ यू नीड टू कैलकुलेट द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। यस, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is 2 and the sum of the first 5 terms is equals to 1/4 of the sum of the next 5 terms, find the sum of the first 30 terms, also find its 20th term। It's a very popular question from AP और बहुत बार पूछा जा चुका है, स्पेशली मर्चेंट नेवी के एग्जामिनेशंस में और बाकी भी एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जा चुका है भाई। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कह रहा है इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 2 दैट मींस a की वैल्यू 2 के बराबर है। वेरी गुड। एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स का मतलब है S5 इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। सो दिस इज एक्चुअली 1/4 ऑफ
S6 प्लस S7, या फिर हम ऐसे लिख दें A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 प्लस A10। तो जो नेक्स्ट 5 टर्म्स हैं इनके सम के 1/4 है, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ A6 प्लस A7 प्लस A8 9 8 10। नेक्स्ट 5 टर्म्स का 1/4 है। ठीक है, अब यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 30 टर्म्स। तो हमको फर्स्ट 30 टर्म्स का सम निकालना है। अब हमको डिफरेंस तो पता नहीं है, सो हमने यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ले लिया, लेट्स से d के बराबर। अब अगर हमने कॉमन डिफरेंस ले लिया लेट्स से d के बराबर, फर्स्ट टर्म हमको पता है a है, तो यहाँ पे जो ये 10 के 10 टर्म्स हो जाएंगे, ये सारे 10 के 10 टर्म्स क्या हो जाएंगे। सो पहला टर्म हो गया 2 के बराबर, दूसरा टर्म हो गया 2 प्लस d, तीसरा हो गया 2 प्लस 2d, चौथा हो गया 2 प्लस 3d, अप टू 10th टर्म हो गया 2 प्लस 9d। सो ये हो गए हमारे 10 के 10 टर्म्स। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जो पहले 5 टर्म्स का सम है वो 1/4 है नेक्स्ट 5 टर्म्स के सम के। ठीक, अब इसको हम लोग कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसको समझिएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स अगर हम यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 टर्म्स का सम निकालना है। सो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस डी प्लस 2 प्लस 2d प्लस 2 प्लस 3d प्लस 2 प्लस 4d। तो ये आ गए फर्स्ट 5 टर्म्स। अब ये फर्स्ट 5 टर्म्स का जो सम है दिस इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। अब नेक्स्ट 5 टर्म्स क्या है हमारे, सो नेक्स्ट 5 टर्म्स आ जाएंगे, यानी 6th टर्म आ जाएगा a प्लस 5d, 7th टर्म आ जाएगा a प्लस 6d, 8th टर्म आ जाएगा a प्लस 7d, 9th टर्म आ जाएगा a प्लस 8d एंड 10th टर्म आ जाएगा a प्लस 9d। सो ये दिया हुआ है यहाँ से, राइट। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू हमको बताए 2 के बराबर थी, तो यहाँ पे अगर हम सारी वैल्यूज 2 रख दें, सो दिस इज 2 प्लस 5d, दिस इज 2 प्लस 6d, दिस इज 2 प्लस 7d, दिस इज 2 प्लस 8d एंड लास्ट वन इज 2 प्लस 9d। ठीक है, अब सबको ऐड कर लेते हैं। तो यार 2 कितनी बार आ रहा है, 5 बार, 1 2 3 4 5, तो 2 इंटू 5 इज 10 प्लस d का एडिशन करिए, d प्लस 2d 3d 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 6d 6d 4d 10d, तो ये आ गया 10d के बराबर। दिस इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ, अब 2 को 5 बार करेंगे तो फिर से आ गया 10 प्लस 5 प्लस 6 इज 11, 11 प्लस 7 इज 18, 18 प्लस 8 will give you 26, 26 plus 9 will give you 35, so this is equals to 35, राइट। अब ये टोटल किस में कन्वर्ट हो गया है, ये टोटल डी के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया है। हम इसको 4 से इधर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 40 प्लस 40d इज इक्वल्स टू 10 प्लस 35d। डी वाले टर्म्स एक तरफ ले जाते हैं, तो ये हो गया 40d माइनस 35d इज इक्वल्स टू 10 माइनस 40। तो यहाँ से आ गया 5d इज इक्वल्स टू माइनस 30। सो d की वैल्यू आ गई किसके बराबर, -6 के बराबर। अब d की वैल्यू जैसे ही हमको -6 के बराबर मिल गई, हमको a दिया ही हुआ था विच इज इक्वल्स टू 2। सो a पता चल गया, a दिया हुआ था, d पता चल गया। अब हमसे क्या कह रहा है, कुछ भी कह रहा है हम सब निकाल देंगे। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स। सो सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स कैसे निकालेंगे भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के। सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स विल बी इक्वल टू 30/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है, सो डी की वैल्यू है -6 के बराबर। सो इसको यहाँ से अगर हम सॉल्व कर लें तो सॉल्व करके ये आ जाएगा 15 टाइम्स 4 माइनस 6 9 ज़ा 54, 5 6 2 ज़ा 12, 12 एंड 5 17। सो ये हो गया माइनस का 174। सो 174 में से 4 गया 170, 170 इंटू 15 कर लेंगे। सो 170 इंटू 15 कर लेते हैं, 170 इंटू 15 दिस इज इक्वल्स टू 2550। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस का 2550। सो दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स जो हमसे पूछा गया था। इसके बाद कह रहा है ऑल्सो फाइंड इट्स 20th टर्म। तो 20th टर्म निकाल लीजिए भाई। 20th टर्म क्या आएगा यहाँ पे देखिए। सो अगर आपने यहाँ पे एक पैटर्न देखा हो तो पैटर्न क्या चल रहा है, 20th टर्म जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2 प्लस 19d। यही तो मतलब हुआ भाई। 10th टर्म क्या था, 2 प्लस 9d। 11th टर्म क्या था, 2 प्लस 10d। एक कम आ रहा है, राइट। सो 20th टर्म क्या हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 2 प्लस 19 टाइम्स इंटू -6, ठीक है।
सो 19 इंटू 5 इज 95, 95 में 20 ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 105, 105 में 10 ऐड कर लो 115, 114, 114 माइनस 114 और 2 तो ये हो गया माइनस 112. सो द फाइनल आंसर इज माइनस 112 इज द फाइनल आंसर. आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, राइट. तो ये इसका आंसर है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है. अगेन मेक अ नोट ऑफ दिस और फिर आगे बढ़ते हैं. बढ़िया क्वेश्चन है ये. चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन एन एपी ऑफ n टर्म्स द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज b एंड द सम ऑफ लास्ट टू टर्म्स इज c. कह रहा है फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स. कैसे करेंगे सॉल्व पता नहीं, कोशिश करते हैं, देखते हैं. कह रहा है इन एन एपी ऑफ n टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है. कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज b. सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज b मतलब अगर फर्स्ट टर्म है a, लेट्स से फर्स्ट टर्म ले लेते हैं a और कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं d. सो फर्स्ट टर्म अगर हमने ले लिया a के बराबर, कॉमन डिफरेंस ले लिया अगर हमने d के बराबर, तो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा a, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा a प्लस d, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा a प्लस 2d, सो ऑन एंड सो फोर्थ. इस तरीके से हमारा nth टर्म हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d. ठीक है. अब यहाँ पे क्या कह रहा है हमसे? यहाँ पे हमसे कह रहा है इन एन एपी ऑफ n टर्म्स द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज b. तो इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर है? b के बराबर है. दैट मीन्स b इज इक्वल्स टू 2a प्लस d. तो b की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ a प्लस d के बराबर. कह रहा है एंड द सम ऑफ द लास्ट टू टर्म्स इज c. सो लास्ट टू टर्म्स कितना है? c के बराबर है. अगर लास्ट टू टर्म c है तो देखिए अगर लास्ट टर्म nth टर्म है n माइनस 1d, तो इससे एक पहले वाला टर्म क्या होगा? इससे एक पहले वाला टर्म क्या होगा? सो इससे एक पहले वाला जो टर्म होगा, देखिए कैसे निकालेंगे. तो ये है अगर 2d, तो इससे पहले वाला जो टर्म है इसमें d एक कम है. ठीक है. तो यहाँ पे d जो है टोटल में एक कम है. तो यहाँ पे अगर हम पहले वाला टर्म निकालें यानी n माइनस 1d, nth टर्म आ रहा है n माइनस 1, राइट. देखिए समझिएगा, nth टर्म में हमने लिखा n माइनस 1, तो nth टर्म से एक पहले वाला टर्म क्या आएगा? nth टर्म से एक पहले वाला टर्म आएगा n माइनस 1, राइट. तो nth टर्म से एक पहले वाला टर्म अगर n माइनस 1 है तो उसमें d से पहले क्या आएगा? तो उसमें d से पहले इसमें एक और कम कर देंगे, दैट इज n माइनस 2. सो जो लास्ट टू टर्म्स आएंगे ना, लास्ट टर्म तो ये दिया है लेकिन इससे पहले वाला जो टर्म आएगा ना, दैट विल बी a प्लस n माइनस 2 टाइम्स ऑफ d. ये आएगा इससे पहले वाला टर्म. तो कह रहा है द सम ऑफ द लास्ट टू टर्म्स इज इक्वल्स टू c. तो इन दोनों का सम किसके बराबर है? c के बराबर है. तो c इज इक्वल्स टू, c किसके बराबर होगा? सो a प्लस a करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, सम ऑफ लास्ट टू टर्म्स. ठीक है. तो अगर इन दोनों टर्म्स का सम करते हैं तो ये आ जाएगा nd प्लस nd, दैट इज ट्वाइस ऑफ nd. ठीक है. एंड माइनस 2d माइनस d विल बी इक्वल टू माइनस का 3d, माइनस का 3d. ये किसके बराबर दिया है? ये c के बराबर दिया है. ठीक. हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स. फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालना है. सम निकालने के लिए हमको n पता है, दैट इज द नंबर ऑफ टर्म्स n ही दिया है यहाँ पे. ठीक है. लेकिन हमको यहाँ पे और कुछ नहीं दिया है. फर्स्ट टर्म नहीं पता, कॉमन डिफरेंस नहीं पता. फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, c और b के टर्म्स में ही आ जाएगा. अब ये कैसे निकालेंगे यहाँ से भाई? सो हमको पता है कि 2a प्लस d की वैल्यू b के बराबर है. ठीक है. 2a प्लस d की वैल्यू b के बराबर है. तो अगर हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा माइनस c, ये हो जाएगा माइनस 2a, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस. तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें सो वी विल गेट b माइनस c इज इक्वल्स टू 2a से 2a कैंसिल हो गया. ठीक है. ये आ गया d प्लस 3d, तो ये आ गया 4d माइनस 2nd. ठीक है. तो यहाँ से आ गया b माइनस सी इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ से हम 2d कॉमन निकाल लें तो बचेगा 2d माइनस n. ठीक है. तो अगर हमने यहाँ से 2d कॉमन निकाल लिया तो ये बचा 2d कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचा 2 माइनस n. दिस इज 2 माइनस n. तो यहाँ से अगर d की वैल्यू निकालें तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सो 2d की वैल्यू आ गई b माइनस सी
अपॉन 2 माइनस एन, या फिर हम यहाँ से अगर d की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा b माइनस सी अपॉन ट्वाइस ऑफ 2 माइनस एन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ d। तो यहाँ से हमने इस तरीके से क्या निकाल लिया, d की वैल्यू निकाल ली। अब ये क्वेश्चन देखने में आपको इरिटेटिंग लगेंगे, परेशान करने वाले लगेंगे, पर ऐसे ही हैं, सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने यहाँ से d की वैल्यू निकाल ली। अब जैसे ही हमने यहाँ से d की वैल्यू निकाली, d की वैल्यू निकालने के बाद हमको क्या निकालना है, हमको a की वैल्यू निकालनी है। तो ये d की वैल्यू जो हमने यहाँ से निकाली वो यहाँ पे रख देते हैं, हमको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो a की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो क्या आ जाएगी, सो d की वैल्यू अगर हम यहाँ रखें तो आ जाएगा b इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a प्लस d। d की वैल्यू क्या है यहाँ से, सो d की वैल्यू आ रही है यहाँ से b माइनस सी अपॉन 4 माइनस 2n, 4 माइनस 2n। तो यहाँ से हमको a की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे टर्म को लेफ्ट साइड भेज देते हैं। तो ये हो गया b माइनस b प्लस सॉरी माइनस b माइनस सी अपॉन 4 माइनस 2n एंड दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a। सो अब अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 4b माइनस 2bn माइनस b प्लस c टोटल अपॉन 4 माइनस 2n विच इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a। कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ से, कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा है। 4b माइनस b ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3b के बराबर। सो ये हो गया 3b, 4b माइनस b इज 3b प्लस c माइनस 2bn टोटल अपॉन 4 माइनस 2n, 4 माइनस 2n। और अगर 2 को भी नीचे ले जाएंगे तो ये 2 और नीचे चला जाएगा, 2 यहाँ से नीचे चला गया तो ये किसके बराबर आ गया, सो ये बराबर आ गया a के। सो दिस इज इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू आ गई कुछ इस प्रकार से, देखने में बहुत गंदी सी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, बुरी चीज़ें गंदी चीज़ें भी कभी कभी अच्छी होती हैं। सुंदरता जो है वो मुंह से नहीं देखना चाहिए, फेस से नहीं देखना, बाहर से नहीं देखना चाहिए, अंदर से सुंदरता देखनी चाहिए, तो अंदर से सुंदर ही होगा। तो ये d निकाल लिया, ये a निकाल लिया। अब हमसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स। फर्स्ट n टर्म्स का अगर सम निकालना है सो Sn विल बी इक्वल टू n बाई 2 ट्वाइस ऑफ a। सो ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू कितनी आई थी, ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू आई थी 4b माइनस सॉरी ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू कितनी आई थी, ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू आई थी 3b प्लस c माइनस 2bn अपॉन 4 माइनस 2n। सो ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू d। d की वैल्यू ये है, n माइनस 1 की वैल्यू हमको नहीं पता, सो n माइनस 1 इंटू डी प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब d की वैल्यू निकालने के लिए इसको हमको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह निकाल देते हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, सो यहाँ पे आ गए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है, b माइनस सी अपॉन 2 ट्वाइस ऑफ या 4 माइनस 2n। सो ये हो गया b माइनस सी अपॉन 4 माइनस 2n, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमको सम ऑफ n टर्म्स मिल जाएगा। तो सम ऑफ n टर्म्स यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n बाई 2। अगर नीचे एलसीएम देखें तो एलसीएम आ जाएगा किसके बराबर, 4 माइनस 2n। ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है 3b प्लस सी माइनस 2bn। इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा प्लस nb माइनस nc माइनस b प्लस c। तो ये आ गया टोटल सॉल्व करने पे। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है। सो यहाँ से 3b माइनस b तो ये हो जाएगा 2b। तो ये हो गया n बाई 2 ट्वाइस ऑफ b प्लस c तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ c माइनस 2bn प्लस bn तो ये आ गया माइनस bn माइनस nc तो कोई है नहीं, nc और कोई नहीं है, माइनस nc माइनस b कैंसिल हो गया था, c हो गया था। ठीक है, ये आ गया टोटल अपॉन 4 माइनस 2n। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है bn। सो अगर माइनस n कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस सी, यहाँ से भी b प्लस सी दिखाई दे रहा है, n बाई 2 रख सकते हैं। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इसको ऐसे करके दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं n बाई 2। अब टोटल ऊपर में से अगर हम b प्लस सी कॉमन ले लें, n बाई 2 b प्लस सी अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, b प्लस सी कॉमन लेने पे, b प्लस सी कॉमन लेने पे यहाँ पे बचेगा 2 माइनस
यहाँ पे अगर हम लोग माइनस ऑफ एन कॉमन ले लें तो माइनस ऑफ एन कॉमन लेने पे बी प्लस सी बचेगा, तो बी प्लस सी भी बाहर चला गया, तो यहाँ बचा माइनस ऑफ एन टोटल अपॉन नीचे क्या दिया है, नीचे दिया है ट्वाइस ऑफ 2 माइनस एन। ठीक है, सो नीचे क्या बचा है 4 माइनस 2n था, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो ये बचा 2 माइनस एन। ऊपर भी देखिए 2 माइनस एन आ गया, नीचे भी 2 माइनस एन आ गया, कैंसिल आउट हो गया, सो यहाँ से बचा 2। सो फाइनल आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया n/4 b प्लस सी। सो nth टर्म किसके बराबर आ गया, n/4 b प्लस सी। बढ़िया क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेशेंस चाहिए और सही से करेक्ट तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए, दैट्स इट। अब तरीके हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के ऐसे ही हैं, चाहे आपको नंबर्स के फॉर्म में दिया हो, चाहे ABCD के फॉर्म में दिया हो, बस कॉम्प्लिकेट करने के लिए 10वीं तक जो जो आपने पढ़ा वो नंबर के फॉर्म में पढ़ा, 1 2 3 4 11 क्यों मुश्किल हो गई, क्योंकि वो 1 2 3 4 एकदम से ABCD में कन्वर्ट हो गया, बस इसीलिए। लेकिन है वो सब सेम ही, बस सॉल्व करना आना चाहिए आपको, सॉल्व करते चले जाओ, आंसर सही आएगा जैसे भी करो। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे the ratio of the sums of m and n terms of an AP is m square is to n square. Show that the ratio of mth and nth term is 2m minus 1 2n minus 1. Again बहुत ही ज़्यादा फेमस, वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, the ratio of the sums of m and n terms of an AP is m square is to n square. तो एक AP दिया हुआ है जिसमें सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स जो है वो m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो अगर हम अगेन अपने फर्स्ट टर्म को मान ले a के बराबर, कॉमन डिफरेंस को मान ले d के बराबर, तो यहाँ से क्वेश्चन में क्या दिया है, सो क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ m टर्म्स अपॉन सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। कह रहा है शो दैट द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म इज 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। सो हमको यहाँ से दिखाना है सम ऑफ द रेशियो ऑफ mth टर्म दैट इज am अपॉन an इज इक्वल्स टू 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। ये हमको शो करना है, तो जो शो करना है उसको साइड में लिख लीजिए रफ कॉलम में, इजी हो जाता है, पता चल जाता है कि अच्छा कैसे इसको यहाँ तक पहुँचना है। तो पहुँचना हमको यहाँ तक है, शुरुआत हमारी यहाँ से है। ठीक है, अगेन अगर फर्स्ट टर्म हमने a लिया है, कॉमन डिफरेंस d लिया है, तो यहाँ पे दोनों ही टर्म्स में क्या आ जाएगा, सो फर्स्ट टर्म के हिसाब से ये आ जाएगा m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू d टोटल अपॉन n/2 2a plus n minus 1 into d and this is equals to m square upon n square। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से सबसे पहले कर लिया। अब यहाँ पे फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पे फ़ायदा ये हुआ कि ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, बस यही फ़ायदा हुआ और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ओके जी, कह रहा है द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एन AP इज m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर। शो दैट द रेशियो ऑफ mth टर्म एंड nth टर्म इज 2m माइनस 1 एंड 2n माइनस 1। ओके, सो mth टर्म एक्चुअली में किसके बराबर आएगा, सो mth टर्म एक्चुअली में बराबर किसके आएगा, सो mth टर्म एक्चुअली में बराबर आएगा a प्लस m माइनस 1 टाइम्स d और nth टर्म आएगा a प्लस n माइनस 1d। तो अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। उल्टा कैसे चल रहे हैं, हमको ये प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करने का मतलब क्या है, mth टर्म का मतलब क्या है, a प्लस m माइनस 1d, nth टर्म का मतलब a प्लस n माइनस 1d। इसकी जो वैल्यू है वो 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं पता सॉल्व कैसे होगा, पर मैं दिमाग लगा रहा हूँ, अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, अच्छा एक चीज़ मुझे समझ में आई, क्या ये m मल्टीप्लीकेशन में है, ये m स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये n मल्टीप्लीकेशन में है, ये n स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, तो इतना करने से एक चीज़ तो ईजी हो गई कि ये सब लीनियर में बन गया, ये भी सब लीनियर में है, शायद हम थोड़े नज़दीक पहुँच गए हैं अपनी मंजिल के। ठीक है, नाउ आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये बाहर वाले टर्म्स तो सारे कैंसिल हो गए, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। सो इसको अगर हम यहाँ से लिखें तो ये हो गया 2a प्लस m माइनस 1 टाइम्स d अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल्स टू m अपॉन n। ठीक है, अब हम लोग अपने नज़दीक, अपनी मंजिल के और नज़दीक आ गए। कैसे, हमको a प्लस m माइनस 1d a प्लस n माइनस 1d शो करना है 2m माइनस 1 एंड 2n माइनस 1 के। अच्छा,
2m-1 2n-1 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? तो एक कॉमन चीज़ जो यहाँ पे आराम से की जा सकती है वो क्या है? वो ये है कि हम ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करा दें, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करा दें। तो 2 से मल्टीप्लाई कराया ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई कराया नीचे, ताकि यहाँ पे 2m और 2n आ जाए। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई कराया उतने ही नंबर से नीचे मल्टीप्लाई कराया। अच्छा जी, अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए? अब हमको यहाँ पे चाहिए a प्लस m-1d। ये जो 2 है इसमें सिर्फ हमको a ही चाहिए। अच्छा, अब a निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? a निकालने के लिए यहाँ से, हाँ, अब देखिए a निकालने के लिए अगर हमको ये सिर्फ a चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? टोटल में से 2 अगर कॉमन ले लें, टोटल में से 2 अगर कॉमन ले लें, मतलब न्यूमरेटर में से अगर 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा a प्लस m-1d बाई 2। 2 अगर यहाँ से भी हम कॉमन ले लें तो ये बचेगा a प्लस n-1d बाय 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 से 2 अगर हम कैंसिल भी कर दे रहे हैं यहाँ से, 2 नहीं मल्टीप्लाई कराया, तो ये किसके बराबर आ गया? ये आ गया m/n के बराबर। अच्छा जी, इसके बाद हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, m/n के बराबर ये फिर से आ गया। 2 से मल्टीप्लाई करें ना करें, हमको चाहिए a प्लस m-1d बाई 2 एंड a प्लस n-1d बाई 2 विच इज इक्वल्स टू m/n। तो ये हमको चाहिए 2m-1 2n-1 के बराबर। ठीक है, तो जुगाड़ लगाने के लिए फिर से हमने वही वाला जुगाड़ जो यहाँ लगाया, कैंसिल किया नहीं करना चाहिए था, 2m 2n मल्टीप्लाई किया। अब -1 करने के लिए क्या किया जाए भाई? अगर -1 किया जाए राइट साइड पे तो -1 किया जाना चाहिए लेफ्ट साइड पे। -1 राइट साइड पे करेंगे तो 2m 2n आ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, अपॉन 2n आ जाएगा। नीचे से भी सॉल्व करने में फ़ायदा नहीं होगा। ओके, तो अब यहाँ पे क्या किया जाए भाई? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चलिए, अब हमारे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। जो हमको प्रूफ करना है दैट द रेशियो ऑफ mth टर्म एंड nth टर्म इज़ 2m-1 एंड 2n-1। तो इसके लिए हम अब कुछ आगे कर नहीं सकते, क्योंकि हमको a प्लस m-1d अगर मिल जाता तो हमारा काम हो जाता, पर ये 2a नाटक कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के n और m को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, a और d निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई ही अगर कराना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हमको कराना है तो यहाँ तक भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, हम यहीं पे डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करा के देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक लाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आगे हम बढ़ नहीं पाए, पीछे हमको जाना पड़ेगा। अब देखिए, यही मैं बता रहा हूँ, यही होता है मैथ्स का अप्रोच, कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमको नहीं आता, हमको नहीं पता कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है या गलत हो रहा है, तो हमको बैक ट्रैक करना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भी एग्जामिनेशन दोगे तो वहाँ पे आपको पता नहीं है कि यही वाला क्वेश्चन आने वाला है। तो इसलिए अप्रोच समझना मैथ्स में ज़रूरी है, और इसीलिए मैथ्स है, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन में अलग अप्रोच होता है, रट नहीं सकते, अप्रोच समझना है, वही डेवलप करना है। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो ये हो जाएगा 2an प्लस m-n-d माइनस n-d इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2am, ठीक है, 2am प्लस nmd माइनस md। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ से, mnd से mnd कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, d वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं और a वाले टर्म्स को एक तरफ आ जाते हैं। तो ये हो गया 2an माइनस 2am इज इक्वल्स टू, ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा nd माइनस md। ओके, यहाँ से हमको कॉमन दिखाई दे रहा है 2a, कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस m इज इक्वल्स टू, d कॉमन लेंगे तो यहाँ से होगा n माइनस m, n माइनस m से n माइनस m कैंसिल हो गया। सो d की जो वैल्यू है वो 2a के बराबर आ गई। चलो भाई, बल्ले बल्ले, शावा शावा, एक चीज़ तो हुई क्या कि 2a की जो वैल्यू है वो एक्चुअली में किसके बराबर आ गई? d के बराबर आ गई। ठीक, अगर 2a की वैल्यू d के बराबर आ गई तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, कह रहा है फाइंड द रेशियो, शो दैट द रेशियो ऑफ mth टर्म टू nth टर्म इज 2m-1 अपॉन 2n-1। अब चलो यहाँ से आगे सॉल्व करके देखते हैं। ठीक, सो अगर इसको आगे सॉल्व करके देखें, यहाँ से ये हमको प्रूफ करना है। ठीक,
तो सबसे पहले हम mth टर्म अगर यहाँ से निकालें तो mth टर्म किसके बराबर होता है, a प्लस m माइनस 1 टाइम्स d, एंड nth टर्म क्या होता है, सो nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। अब यहाँ पे d की वैल्यू किसके बराबर है, d की वैल्यू है 2a के बराबर, तो यहाँ से mth टर्म अपॉन nth टर्म विल बी इक्वल टू a प्लस md। d की वैल्यू किसके बराबर है, d की वैल्यू 2a के बराबर है, तो अगर यहाँ हम 2a रख दें तो ये हो जाएगा 2am माइनस 2a टोटल अपॉन a प्लस 2an माइनस 2a। हमको निकालना है mth टर्म इज 2m माइनस 1। ओके ठीक है, ओके कोई बात नहीं। सो यहाँ से हमने क्या किया, a माइनस 2a या क्या आ गया, ये आ गया माइनस a, सो ये हो गया 2am माइनस a अपॉन 2an माइनस a। अब यहाँ से अगर हम 2a कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा, m माइनस 1, नहीं 2a कॉमन नहीं निकालें, अगर हम यहाँ से सिर्फ a कॉमन निकालें a, तो यहाँ से आ जाएगा 2m माइनस 1, और नीचे से भी अगर a कॉमन निकाल लें तो ये आ जाएगा 2n माइनस 1। देखिए इसे कैंसिल आउट हो गया, सो mth टर्म अपॉन nth टर्म इज एक्चुअली इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। अपने आप आ गया, हमको जुगाड़ नहीं लगाना पड़ा, बस इसको सॉल्व करते चले गए, d और a के बीच में रिलेशन आ गया, कैंसिल आउट हो गया और सॉल्व होके अपने आप आ गया। बल्ले बल्ले, शाबा शाबा। सो इस तरीके से क्वेश्चन फंस सकता है, कभी भी हो सकता है कुछ भी, तो इसलिए आपको बस अपने लॉजिक्स ओपन रखने हैं, अपना अप्रोच ओपन रखना है। अप्रोच ओपन है, अप्रोच आपका खुला हुआ है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हाँ समय ज़्यादा लग सकता है लेकिन सॉल्व ज़रूर होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है भाई, देख लीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ 4 नंबर्स इन AP इज 24 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ एक्सट्रीम इज 729, फाइंड द नंबर्स। वही वाला क्वेश्चन आ गया जो अभी अपन बात कर रहे थे। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है सम ऑफ 4 नंबर्स इन AP। 4 मतलब इवन, इवन नंबर के केस में जो बीच वाले टर्म होंगे वो क्या होंगे, a माइनस डी एंड a प्लस डी, कॉमन डिफरेंस होगा 2d के बराबर। सो बीच वाला टर्म एक हो गया a माइनस डी, इसके बाद वाला हो गया a प्लस डी, इसके बाद वाला हो जाएगा a प्लस 3d, और इसके पहले वाला हो जाएगा a माइनस 3d। तो ये हमने 4 टर्म्स मान लिए जो AP में हैं, ठीक। अब इन सबका जो सम है वो किसके बराबर है, द सम ऑफ 4 नंबर्स इन 24। तो इनका जो सम है, मतलब इनको जब ऐड करेंगे तो ये ऐड करके किसके बराबर आ जाएगा, 24 के बराबर। वेरी गुड। 3d से 3d कैंसिल हो गया, d से d कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 2 3 4, 4a इज इक्वल्स टू 24। सो a की वैल्यू आ गई 6 के बराबर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं IMU-CET में, तो a की वैल्यू आ गई 6 के बराबर, ठीक। अब a की वैल्यू जैसे ही 6 के बराबर आ गई, इसके बाद कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एक्सट्रीम इज 729। प्रोडक्ट of the square of the extreme is equals to 729। ओके जी, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से क्या करना है, सॉल्व करके d की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही d की वैल्यू निकल जाएगी सारे नंबर्स पता चल जाएंगे, ठीक। तो बहुत इजी है। a की वैल्यू 6 आ गई, 6 यहाँ रख देंगे अगर, तो ये आ जाएगा बेसिकली, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर दैट इज 36 प्लस 9d स्क्वायर माइनस 6 3s are 18, 18 2s are 18 2s are 18 2s are 36, सो माइनस 36d। ये आ गया पहला। द एंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है, इसका प्रोडक्ट इज 729। तो इसका अगर प्रोडक्ट 729 के बराबर है तो भाई ऐसे करने की भी जरूरत नहीं है। देखो इसको और इजी कर सकते हैं। कैसे इजी कर सकते हैं, इसको इजी करने का एक और तरीका है। क्या तरीका है, आपको पता है कि अगर a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d टोटल का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 729, ठीक है। अब 729 का जो स्क्वायर रूट होता है, क्योंकि स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएंगे स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो 729 किसका हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 27 का, ठीक, 27 का हो जाएगा। सो अगर ये 27 का स्क्वायर रूट है तो ये हो जाएगा a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 27। अब a माइनस बी, ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वाली आइडेंटिटी लगा दिया। सो दिस इज a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27। a की वैल्यू कितनी है 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, तो ये हो गया 36 माइनस 27 इज इक्वल्स टू 9d स्क्वायर।
36 माइनस 27 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 इज इक्वल्स टू 9d स्क्वायर। सो d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से प्लस माइनस 1। सो d स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1। अब d की वैल्यू जैसे ही प्लस माइनस 1 आ गई, हमको हमारे सारे टर्म्स मिल जाएंगे। कैसे सारे टर्म्स मिल जाएंगे, तो देखिए अगर a की वैल्यू 6 है और d की वैल्यू प्लस 1 है, सो जब a की वैल्यू 6 है और d की वैल्यू 1 है, तो हमारा पहला टर्म मिल जाएगा 6 माइनस 3d। सो 6 माइनस 3 दैट इज 3। फिर दूसरा टर्म मिल जाएगा 6 माइनस d दैट इज 5। तो दो का गैप आ रहा है, फिर ये हो जाएगा 7 और फिर ये हो जाएगा 9। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, अगर पहला टर्म 6 है और कॉमन डिफरेंस -1 है, तो ये हो जाएगा उल्टा, ये हो जाएगा 9, 7, 5 एंड 3। सो आइदर दीज आर द 4 टर्म्स और आइदर दीज आर द 4 टर्म्स। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी आराम से इजीली सॉल्व कर लिया। अब हम स्क्वायर खोल देते, फिर सॉल्व करते, लंबा हो जाता। हमने डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा के उसको छोटा मोटा कर दिया और फिर दोबारा प्रॉपर्टी लगा के उसको छोटा मोटा कर दिया। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज याद हैं, चीज़ें आपके दिमाग में हैं, तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो ही जाएगा कैसे ना कैसे करके। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पे एपी हो जाता है समाप्त। इसके बाद आएगा एएम, एएम के बाद आएगा जीपी, जीपी के बाद आएगा जीएम, और बस ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश, खल्लास, ख़त्म। अभी हाँ, इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे अरिथमेटिको, ज्योमेट्रिक सीरीज और कुछ और चीज़ें भी हैं, लेकिन पहले हमारा पहला पार्ट, जो पहला बड़ा वो था, क्या कहते हैं, हिल, वो ख़त्म हो गया है, समाप्त हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए जो क्वेश्चन की शीट, होमवर्क शीट मैंने आपको शेयर कर रखी है, उसको कर लीजिए। इसके बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, आपका यहाँ से हो जाएगा पूरा समाप्त, बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर। ठीक है, सो थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन। इसके बाद फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, अपना ख्याल रखिए।